हमारे साथ नीलेश सर मौजूद हैं, एमडी कोटक म्यूचुअल फंड के। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है एक नए प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर बातचीत करने के लिए। इसमें बजट है, इकोनॉमिक सिचुएशन है और मार्केट्स एंड ऑल है। लेकिन पहले तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिएक्शन जो रीसेंट इवेंट होके गया है वो है बजट के ऊपर। आप कितने संतुष्ट रहे इस बजट से और आपके हिसाब से बाजार कितना संतुष्ट रहा इस बजट से? बजट तो काफी अच्छा रहा। इसमें एक त्रिवेणी संगम देखने को मिला। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ एफएम ने जो बोला था चल के दिखाया। इस साल की डेफिसिट और अगले साल की डेफिसिट उम्मीद से कम है और आने वाले 6 सालों के लिए डेट टू जीडीपी रेशो कम होगा, ऐसा ऐलान किया है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों पे कर्जे का बोझ डाल के जाए। सरकार भी वही कर रही है, वो काबिले तारीफ है। अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सबड्यूट था, सॉफ्ट था, तो उसके लिए मिडिल क्लास की उम्मीद से कहीं ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। अब मिडिल क्लास का दायित्व बनता है कि ये जो टैक्स रिबेट मिला है 1 लाख करोड़ का, वो भारत में खर्चे, सिंगापुर और थाईलैंड में छुट्टी मनाने में नहीं खर्चे, नहीं तो उसकी इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी को नहीं मिलेगी। उसका ब्लेम एफएम की जगह आपके ऊपर ही रहेगा। तीसरा चीज, इस बजट में सरकार ने जो कैपेक्स का पेस थोड़ा कम हो गया था, 11,11,111 करोड़ के सामने 10,20,000 के आसपास का खर्चा होगा, उसको वापस इस साल के लेवल तक अगले साल रिस्टोर कर दिया है। स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपए की 50 साल की जीरो इंटरेस्ट लोन प्रॉमिस की गई है, अगर वह पैसा वो कैपिटल स्पेंडिंग करे। तो ओवरऑल ये बजट त्रिवेणी संगम है, फिस्कल प्रूडेंस का, कैपिटल स्पेंडिंग का और बूस्ट टू कंजम्पशन का। दायित्व हमारे पर भी रहता है कि इस रिबेट को हम भारत में ही खर्चे और इसको एक सपोर्ट दे। जो बजट इकोनॉमी के लिए अच्छा है वह मार्केट के लिए अच्छा है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट वोटिंग मशीन की तरह होता है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन होता है। इस वक्त एफपीआई की सेलिंग जारी है एंड वह भारत स्पेसिफिक सेलिंग कम और इमर्जिंग मार्केट स्पेसिफिक ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बजट इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बट इक्विटी मार्केट आज बेंजामिन ग्रेहाम के कोट के ऊपर चल रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। तो नीलेश सर, ये जो वोटिंग मशीन है इसके सामने भी और भी वोट्स पड़ने बाकी हैं। जहां सामने ट्रंप साहब का एक पहला फैसला आ गया, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है। एमपीसी आउटकम जस्ट सामने खड़ा हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। रुपया ऑल टाइम लो की तरफ जा रहा है, एफआईएस की सेलिंग आप खुद ही कह रहे हैं कि चल रही है। ये जो वोटिंग मशीन में अभी वोट्स पड़ने हैं ये और है, अभी पेंडिंग है। ये नियर टर्म पेन रहना ही चाहिए क्या अभी? वोटिंग मशीन जब मैं कह रहा था बेंजामिन ग्रेहाम को कोट करके, वो फ्लो के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाए तो भाव अपने फंडामेंटल वैल्यू से ऊपर चले जाते हैं, और अगर पैसा नहीं आए तो भाव अपने फंडामेंटल वैल्यू से नीचे भी आते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्लो के साथ साथ इवेंट का भी तो आना जाना चालू है। ट्रंप साहब क्या करेंगे वो शायद उनको नहीं मालूम है, हमें कहाँ से ज्ञात होगा। 7 फरवरी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और ब्याज की दरें कम होगी जो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगी, ऐसी उम्मीद है। ये सारी चीजें इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में सपोर्ट करती रहेगी और अगर फॉलो अप हुआ तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी सपोर्ट करेगी। कंजम्पशन के लिए जरूरी है कि लोग भारत में खर्चा करें, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती रहे और मॉनेटरी पॉलिसी भी ग्रोथ ओरिएंटेड रहे। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ग्रोथ के लिए ये भी जरूरी है कि दुनिया में टैरिफ वॉर नहीं हो और ग्लोबल ग्रोथ आगे बढ़ता रहे।
बट इन द नियर टर्म मार्केट्स पैसों से चलेगी और वहां पे एफपीआई की सेलिंग बरकरार है ऐसा लगता है। तो नीलेश सर, ये कहाँ ईज ऑफ होते हुए देख रहे हो आप? क्योंकि लगातार रुपये की कमजोरी ये और उनको एक अच्छा एज दे रही है, जिसकी वजह से सेल ऑफ और बेटर तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है। इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसा एज ऑफ नाउ चीज़ नहीं आ रही जो स्टेबलाइज करे इसको। अर्निंग्स भी इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। सो आपको लग रहा है कहीं मार्च तक या नए फाइनेंशियल ईयर में जाके स्टेबल होगा एफआईएस का सेलिंग? कि जब शरीर में फीवर आ जाता है तो जो सुदृढ़ शरीर है वो फीवर से पहले बाहर निकलेगा, उसे दवाई की कम से कम साइड इफेक्ट होगी। अब फीवर कब निकलेगा ये हमें देखना है। एफपीआई क्यों बेच रहे हैं? क्या वो रुपये की वजह से बेच रहे हैं? क्या वो इंडिया की वजह से बेच रहे हैं? जी ऐसा पूरा नहीं है। एफपीआई आज इमर्जिंग मार्केट एज एन असेट क्लास को बेच रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में अमेरिका ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इमर्जिंग मार्केट में चाइना 30% के ऊपर है। वह तो आज भी वह लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहां पे 17 साल पहले ट्रेड कर रहा था। तो इमर्जिंग मार्केट में निवेशक का पैसा नहीं बना, इसलिए अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट में क्यों निवेश करें, क्यों ना प्रॉफिट या लॉस बुक करके घर पे चले। इमर्जिंग मार्केट में भारत का वेटेज आज 19% के आसपास है। 100 रुपए की इमर्जिंग मार्केट में रिडम्पशन होगी, 19 रुपया हमारी जेब से निकलेगा। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सारे अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रेशर है कि आप पैसा अमेरिका में लगाइए। एफपीआई जहां पे प्रॉफिट है वहीं पे बेचेगी। भारत में प्रॉफिट है और एग्जिट भी है। दुनिया के किसी मार्केट में $30 बिलियन बेचने जाएंगे तो भाव नहीं टिकेंगे। अपने यहाँ पे भाव आज भी टिके हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग और एग्जिट दोनों हो रही है टू शो प्रेसिडेंट ट्रंप की अमेरिकन निवेशक अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं। तीसरी चीज है, अमेरिका में ब्याज की दरें ऊपर है। तो 4.5% अगर अमेरिकन ट्रेजरी में मिलता है तो इमर्जिंग मार्केट में निवेश का जोखिम क्यों ले? उसके सामने हमारी जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की, जो कुछ नतीजे उम्मीद से कम निकले, उसका भी योगदान है। बट अब इस बजट से ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग अगले साल इस साल जिस तरह ग्रो ही उससे ज्यादा ही ग्रो होगी ऐसी उम्मीद है। तो धीरे धीरे करके एफपीआई की सेलिंग कम हो सकती है। ओके। हम प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं रखते, बट अगर अपनी इकोनॉमी को अच्छा करे, अपने अर्निंग्स ग्रोथ को अच्छा करे, तो अपने आप निवेशक आज नहीं तो कल यहां आ जाएगा। तो नीलेश सर, जो फ्रॉथ मार्केट देख रहा था, जो हमने भी महसूस किया, 100 मल्टीपल के ऊपर स्टॉक्स कामकाज कर रहे थे। इंडिया का मार्केट भी, निफ्टी भी अमंग कॉस्टलिएस्ट मार्केट पहुंच गया था। कुछ तो हल्का हुआ, लेकिन ये फ्रॉथ हल्का पूरी तरह से कहाँ होता हुआ आप देख रहे हो कि हाँ ये अब कह सकते हैं कि कंफर्टेबल जोन आ गया है? क्या मिड कैप या सेलेक्टिव स्मॉल कैप में थोड़ा फ्रॉथ खत्म हुआ है? अनडाउटेबली, जैसा सुमित भाई आपने बताया, पहले गधे और घोड़े दोनों दौड़ रहे थे और ऐसा भी समय आया है कि गधे घोड़े से ज्यादा दौड़ रहे थे। और कई बार मैंने पब्लिक में भी कहा कि हम लोग फंड मैनेजर है, घोड़ों पे दाव लगाते, गधों पे नहीं लगाते। फाइनली पिछले 2-3 महीनों में एक करेक्शन आ गया मार्केट में और घोड़े कम गिरे, गधे ज्यादा गिरे। अब भी मार्केट में कुछ लो फ्लोटिंग स्टॉक काउंटर में फ्रॉथ है, उनकी वैल्यूएशन आज भी फेयर वैल्यू से ऊपर दिखती है। किसी के पास उसका माल नहीं है इसलिए बिकवाली नहीं हुई है, इसलिए वैल्यूएशन अभी भी महंगा है। बट ओवरऑल अगर देखें तो क्वालिटी स्टॉक्स चाहे लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, उसमें वैल्यूएशन फेयर वैल्यू के आसपास है। अभी भी सस्ते नहीं हुए जैसे कोविड के समय में थे। सेकंड, वैल्यूएशंस बहुत सारे सेक्टर में रीजनेबल हो चुके हैं, हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास या नीचे आए हैं। बट कुछ सेक्टर ऐसे भी है जहां पे आज भी वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज के ऊपर है। ओवरऑल हमें लगता है यह समय है इक्विटी मार्केट में एक इक्वल वेट एलोकेशन चलाने का।
और कुछ पैसा साइड में रखने का कि अगर एफपीआई की सेलिंग चालू चालू रही और करेक्शन आया तो आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो नीलेश सर, लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स रादर पिछले 3 साल से डीआई इज बीन रेगुलर सपोर्टर। म्यूचुअल फंड की अच्छी बाइंग हो रही है और बहुत हद तक इस जो शॉक है उसको अब्जॉर्ब भी कर लिया उन्होंने। लेकिन अभी की सिचुएशन में एज अ फंड मैनेजर आप लोग किस थीम्स में आपको लग रहा है कि हाँ ये थीम्स अच्छी हैं, इन थीम्स में एटलीस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है? क्योंकि पीएसयूज में बहुत फ्रॉड था, हल्का हो गया, सीमेंट ईज ऑफ है, मेटल ईज ऑफ है, बैंक्स में कुछ बैंक्स बहुत अच्छे हैं, पीएसयू बैंक स्पेशली। सो आप लोग कहाँ देख रहे हो कि हाँ ये जगहें ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट आप खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है? तो यहाँ पे हमारा जो निवेश का ऑब्जेक्टिव है, हमारी फोकस क्वालिटी ओवर मोमेंटम पे रही है। घोड़े पे बैट लगाते हैं, गधों पे नहीं। बहुत साल पहले एक निवेशक ने मुझे कहा था कि नीलेश भाई वो सारी गलतियां मत करें जो मैं खुद कर सकता हूँ। बहुत अच्छी टिप दी थी उन्होंने। एंड तब से कोशिश यही है कि ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जहाँ पे बिजनेस रियल हो, जहाँ पे मैनेजमेंट गवर्नेंस के ऊपर विश्वास हो। चलती का नाम गाड़ी, उसमें हमें नहीं बैठना है। दूसरी चीज, हाई फ्लोटिंग स्टॉक में निवेश कर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे समय में शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस दिखाना है, इलिक्विड काउंटर खरीदते रहिए, भाव ऊपर जाता रहेगा, लेकिन फाइनली जब आप बेचने निकलेंगे तो खरीदेगा कौन? हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, T20 नहीं। तीसरी चीज, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो हम रीजनेबल वैल्यूएशन प्रदान करते हैं ताकि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बने। एट द सेम टाइम हमें मालूम है कि मार्केट एक बॉक्सिंग की मैच की तरह है। रिंग में उतरे तो दो चार मुक्के खाने भी पड़ेंगे। आप ऐसे तो प्लेयर नहीं है कि सिर्फ मारते रहे, मार भी खाना जरूरी है। पर जब तक नीचे नहीं गिरेंगे या हर बार गिर के खड़े हो गए, तब तक आप मैच में खेल रहे हैं। तो सेक्टरली अगर देखा जाए जी जी। तो हमारा फोकस इस वक्त कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स पे ऊपर है। बजट में भी उसको बढ़ावा मिला है, बट ये बढ़ावा जो मिला है वह 7 लाख से 15 लाख रुपए की इनकम वाले के लिए ज्यादा होगा। उनका खर्चा रोटी कपड़ा मकान पे होए वैसी उम्मीद कम है। उनका खर्चा ट्रैवल, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, इस प्रकार के कंजम्पशन पे हो वो ज्यादा है। सो एयरलाइन, होटल, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, ये सेक्टर अच्छे लगते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी वैल्यूएशन के तहत अच्छा लगता है। फार्मा एंड आईटी में भी सिलेक्टिव स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। कैपिटल गुड्स में बहुत महंगे वैल्यूएशन की वजह से हम थोड़े कॉशियस थे। कंज्यूमर स्टेपल में भी जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाली कंपनी है वहां पे थोड़े संतुलित है, थोड़े कॉशियस है। ओके नीलेश सर, क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो एक सवाल मैं थोड़ा सा मार्केट से अलग जाके पूछूंगा। वो क्योंकि इलेक्शन सामने खड़ा है और जिस तरह के बजट में बदलाव हुए हैं, ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा रिस्पाइट है और दिल्ली सामने चुनाव भी खड़ा है, तो कुछ हद तक इस पार्ट को भी आप टच बेस करोगे क्या कि या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? और दूसरी चीज़, जस्ट बाद आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी एक मीटिंग है, अगर ये भी आ जाता है फैसला हाइपोथेटिकली, तो क्या कंजम्पशन बूस्ट एक बड़े साइड पर या एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है? तो सुमित भाई, हम तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स हमें कभी समझ में नहीं आया। तो मैं तो आपको इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन दे सकता हूं कि अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था। जितने स्कूटर हम 2024 में बेचे वो 2019 से कम थे। कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में मुश्किल से दिख रहा था। तो एक जरूरत थी कि आप कंजम्पशन को सपोर्ट करें। सारे इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे थे कि आप कंजम्पशन को सपोर्ट करें। तो इस टैक्स रियायत के पीछे इकोनॉमिक्स के रीजन तो है। जी।
अब पॉलिटिक्स के क्या रीजन है वो आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट या गुरु को पूछिए, हमारी जी। समझ के वो बाहर है। ओके। जैसा मैंने कहा कि इस बजट के बाहर भी बहुत चीजें करनी जरूरी है ताकि इस बजट का मैक्सिमम फायदा हो। जब आप फटाका फोड़ते हैं तो सबसे पहले उसके फ्यूज को जलाते हैं, पूंछ को जलाते हैं, हाँ। उसके बाद फटाका फूटता है। तो ये जो 1 लाख करोड़ की टैक्स रियायत है वो तो फ्यूज को जलाने की बात है। अगर वो पैसा भारत में ही खर्चा होगा तब उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। आईएमएफ के जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, जी। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट 1 का 5 करके दिखाएगी। बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग खर्चा भारत में करें, बाहर नहीं करें। सिमिलरली निवेश का सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाए, हमारे एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे, मेहनत सपोर्ट करें। और उस सपोर्ट में क्रेडिट ग्रोथ शामिल है, तो लिक्विडिटी भी जरूरी है, कम ब्याज की दरें या कम रियल इंटरेस्ट रेट्स भी जरूरी है, तो ब्याज के दरों में कटौती भी जरूरी है। तो बजट के बाहर भी कुछ चीजें करनी पड़ेगी आरबीआई से, सरकार से और सिटीजन से, ताकि इस बजट की सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिले। तो नीलेश सर, जो सिचुएशन थी मार्केट की कुछ समय पहले, जहाँ पे बढ़िया बढ़िया नाम, जिनके बढ़िया बढ़िया काम हैं, उन सब के बहुत अच्छे अच्छे दाम भी थे, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। और ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनके या तो प्रॉफिट्स नहीं हैं, मिनिमल प्रॉफिट्स हैं, और एक ज़बरदस्त वैल्यूएशन पे वो कामकाज कर रहे हैं और सबको पसंद भी आ रहे थे। लार्ज कैप, क्वालिटी नेम्स, क्वालिटी मिड कैप्स, सस्ते दाम पर कोई पूछ नहीं रहा। और जो सस्ते वैल्यूएशन या महंगे वैल्यूएशन वाले कम प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं, उनको सब चाह रहे हैं। तो ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट था, ये हमेशा रहेगा या बैलेंस आउट होने वाला है या हो गया है? सुमित भाई, मनुष्य में भय भी है और लालच भी है। कब भय हावी होता है, कब लालच हावी होता है, वो कहना मुश्किल है। बट इतना तो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हर मनुष्य में कभी न कभी भयभीत होगा, कभी न कभी लालची होगा, चाहे एग्री। कितनी भी नॉलेज उसे दे दो। हम कोई साधु पुरुष तो है नहीं जो भय और लालच दोनों के ऊपर काबू कर सके। उतने सिद्धपन तो बहुत कम लोगों को मिलता है। हम ऑर्डिनरी निवेशक है, ऑर्डिनरी मनुष्य है, तो भय और लालच के बीच में अपना पेंडुलम तो चलता रहेगा। एक और चीज कही है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो जब अच्छे दाम पे अच्छी कंपनियां मिले तो खरीदनी चाहिए, जब बुरे दाम पे बुरी कंपनियां मिले तो कभी नहीं खरीदनी चाहिए। और अच्छी कंपनियां बुरे दाम पे मिले या बुरे दाम की कंपनी अच्छे भाव पे मिले, तब उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो मार्केट का नियम है, पूनम और अमास की तरह तेजी और मंदी चलती रहेगी। मंदी में भय को बहुत ज्यादा हावी मत होने देना। भयभीत होना जरूरी है, नेचर में है, बट बहुत हावी मत होने देना। और तेजी में लालची जरूर बनिए, बट बहुत लालची मत होना। जितना बैलेंस कर पाएंगे आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी नीलेश सर, दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पहला तो प्राइमरी मार्केट, जिस तरह का हम यहाँ पर फियास्को देख रहे हैं कि आप 200 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होता है, 100% ऊपर लिस्ट होता है, उसके बाद भी रिटेल निवेशक निकलने को तैयार नहीं। उनको लगता है और होप है। एक चीज़ जो महंगे दाम पर आती है, महंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आती है और ऊपर लिस्ट होती है, उसके बाद भी निकलने की तैयारी नहीं है। और अब वो शेयर जब आधे आधे हो रहे हैं, तब सबको लग रहा है कि तो बहुत बुरी तरह टूट रहे हैं। सो ये प्राइमरी मार्केट की जो सिचुएशन है, वो कैसे आप रीड कर रहे हो? सिर्फ प्राइमरी मार्केट में तो मैं यही कहूंगा कि जब आप प्राइमरी में निवेश करें तो वो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि हमेशा प्रीमियम पे लिस्ट हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के निवेश करने की गलती मत करिए। वो मार्केट कैसे चलता है, कब चलता है, क्यों चलता है, वो भगवान को मालूम। दूसरी चीज है, जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी में निवेश करते हैं, रिसर्च एक जैसी करनी पड़ती है। इनफैक्ट सेकेंडरी में थोड़ी कम करेंगे चलेंगे, बिकॉज लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर रिसर्च करके बातें करते हैं।
प्राइमरी में तो बहुत कम रिसर्च होती है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्राइमरी मार्केट में लोगों ने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा। बहुत सारे इश्यू जो हमें महंगे लगे वो लिस्टिंग में उससे भी ऊपर गए थे, बट हमने अपनी लालच पे काबू रखा, तो आज वो सारे इश्यू से हम दूर रहे। जितनी मार्केट गिरी है, जितने इंडेक्स गिरे हैं, उससे कहीं कम म्यूचुअल फंड गिरे हैं। एंड यह सिर्फ कोटक म्यूचुअल फंड के लिए ही नहीं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के लिए सही है। जी। तो प्राइमरी मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के निवेश मत करिए, रिसर्च करके निवेश करिए। एक और चीज़ नीलेश सर, लास्टली वो है रुपया 87, ये लेवल हम देख रहे हैं और अब स्लोली एंड स्टेडली जो रुपए की वीकनेस है वो हेवीली साइड पर जा रही है। चलो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ठीक है, लेकिन क्या जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है इसमें कहीं हम पर भी कोई आफ्टर इफेक्ट की उम्मीद हम लगाकर चलें क्या, या ऐसा कुछ हम भी माने कि हम भी इसकी कतार में आने वाले हैं कहीं सामने? कहना मुश्किल है कुछ भी, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़, ये मतलब कितना हमारे फेवर में, कितना हमारे अगेंस्ट में जाएगा, एंड करेंसीज को कैसे रीड करें? सुमित भाई, एक कहावत है गुजराती में है, हाँ। लांबा सर थे टूंको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाय। जब बौना बंदा लंबे आदमी के साथ दौड़ेगा हाँ। तो इधर मरेगा या नहीं तो बीमार होगा। तो ट्रम्प साहब की गोली तो लग रही है मेक्सिको, कनाडा, चाइना। हाँ। हम तो 11वें नंबर है कतार में। हाँ। बट अब उनको गोलियां उड़ेगी तो कुछ इम्पैक्ट तो हमें भी पड़ेगी। हमें अमेरिका के साथ एंगेज होना है और उन्हें समझाना है कि भाई, जब आप भारत से पार्टनरशिप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमें बहुत कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने चाइना से सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंपोर्ट किए होते तो आज अमेरिका चाइना चलाता। मन चाहे तब इलेक्ट्रिसिटी बंद होती, मन चाहे तब प्लेन गिर जाते, मन चाहे तब उनकी बैंक बंद हो जाती। ये सारे प्रोग्राम आपने भारत से लिखवाए तो आज आपको वायरस का डर नहीं है, साइबर अटैक का डर नहीं है। आप भारत से दवाइयाँ खरीदते हैं, 40% अमेरिकन मेडिसिन जो खाते हैं वो भारत में बनी हुई है जेनेरिक मेडिसिन कैटेगरी में। और हम पैसा कितना चार्ज करते हैं? अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से 25%। इतनी सस्ती, इतनी सुंदर, इतनी टिकाऊ दवाई दे रहे हैं। तो अमेरिकन हेल्थ के पीछे एक कारण हमारी दवाइयाँ हैं, और जिस कीमत पे हम वो दवाई देते हैं वह भी है। अब आईटी और फार्मा में आपने भारत से पार्टनरशिप की, आपको सिक्योरिटी मिली, क्वालिटी मिली, सस्ते दाम मिले, इफिशिएंसी मिली। अब ये चीज आपको हर क्षेत्र में करनी चाहिए। चाइना से कपड़े खरीदते उससे अच्छा भारत से खरीदिए। जी। चाइना से सॉफ्ट टॉयज खरीदते उससे अच्छा भारत से खरीदिए। चाइना से केमिकल खरीद रहे उससे अच्छा भारत से खरीदिए। आपका भी फायदा होगा, हमारा भी भला होगा। नीलेश सर, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी जो सिचुएशनल सेंटेंसेस होते हैं उनका तो वैसे ही कोई मुकाबला नहीं है, बेजोड़ है वो। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, पूरा डिकोड करने के लिए मार्केट्स को।